एवरीवन, नाउ आज की जो क्लास है इसमें अपन जो है सूत्र स्थान का आपका जो 18th नंबर 14th नंबर का जो चैप्टर है अष्टांग हृदय का, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। ठीक है। तो 14th जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? तो 14th जो चैप्टर है इसका नाम आपका क्या है? द्विविध उपक्रम। ठीक है। तो जो चिकित्सा है उसके द्विविध उपक्रम का यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो द्विविध उपक्रमीय जो अध्याय है ये आपका 14 जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस अध्याय में समस्त जो उपचार विधि है, ठीक है, उसको दो प्रधान विधियों में समाहित करके जो चिकित्सा है उसके दो उपक्रम बताए गए हैं। कौन से दो उपक्रम है? यानी कि ट्रीटमेंट अपन प्रोसीजर है। ठीक है। तो उसके आपके दो उपक्रम होते हैं, दो भाग में अपन मोटे मोटे तौर पे उसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका संतर्पण और एक होगा आपका अवतर्पण। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया उपचार भेद से। तो दो प्रकार के रोगी होते हैं। आपको अगर पेशेंट को अपन अब डिवाइड करें, ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट के बिहाफ पे दो भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वो दो भाग हैं? एक आपके क्या होंगे? स्थूल होंगे। ठीक है। स्थूल यानी कि मोटे होंगे। ठीक है। एक आपका पेशेंट आएगा, कुछ लोग होंगे जो मोटे होंगे और कुछ होंगे आपके कृश होंगे जो पतले होंगे। तो दो प्रकार के ही रोग हो सकते हैं उनको। ठीक है। तो एक आपका साम रोग हो सकता है और एक निराम रोग हो सकता है। ठीक है। तो अगर एक स्थूल है एक कृश है तो उनमें अगर अपन देखें, एक आपको साम होगा और एक को निराम होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसलिए चिकित्सा को मुख्यतः दो भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं, संतर्पण चिकित्सा, अवतर्पण चिकित्सा। क्या होता है संतर्पण चिकित्सा? तो संतर्पण चिकित्सा के विषय में बताया गया है। इसे अपन और क्या कह सकते हैं? व्रीहण चिकित्सा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो पतला दुबले है, उसे अपन क्या है, व्रीहणीय द्रव्य देंगे जो उसके शरीर को मोटा करे। ठीक है। जो भी उसके शरीर में कृष्णता आई है या धातु क्षय हुआ है उसको खत्म करे। ठीक है। और उसके शरीर में धातुओं की वृद्धि करे, तो ये क्या है? व्रीहण चिकित्सा कहलाएगा। ठीक है। तो शरीर की पुष्टि करता है तथा स्थूलता लाना, ये क्या है? आपका संतर्पण चिकित्सा है। इसी को ही व्रीहण चिकित्सा कहते हैं। व्रीहणीय जो द्रव्य होते हैं जो शरीर में क्या करते हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या है? पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि व्रीहणीय द्रव्य कौन से महाभूत प्रधान होते हैं? तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। जबकि लंघन जो द्रव्य होते हैं, जो लंघन जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? आकाश वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। तो जो लंघन कराते हैं, ठीक है, जिसे अपन अवतर्पण भी बोलते हैं, वो जो द्रव्य होते हैं वो आकाश वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश बताया गया है। ठीक है। तो जो द्विविध द्विविध उपक्रम है यानी कि संतर्पण अवतर्पण है, इसमें आपका षड्विध यानी कि छह प्रकार की जो चिकित्साएं होती है, जैसे कि आपका स्नेहन कराएंगे, व्रीहण कराएंगे, स्तंभन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, लंघन कराएंगे, रुक्षण कराएंगे। तो ये जो छह है ये टोटल छह हो गए। ठीक है। अगर अपन इसको काउंट करें तो, ठीक है, स्नेहन, व्रीहण, ठीक है, स्तंभन, स्वेदन, लंघन, रुक्षण, तो इनका जो है समावेश ये द्विविध उपक्रम में किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि संतर्पण के अंतर्गत कौन से प्रोसीजर आते हैं? तो संतर्पण के अंतर्गत अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे यानी कि घृत तैल वसा मज्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। व्रीहण यानी कि ऐसे औषध देंगे जो उसके शरीर में व्रीहणता लाए। स्तंभन औषधि का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो तीन प्रकार के प्रोसीजर हैं संतर्पण के अंतर्गत आ गया। अब तर्पण के अंतर्गत अपन स्वेदन कराएंगे, लंघन औषधि का प्रयोग करेंगे तथा रुक्षण चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। तो अब तर्पण में स्वेदन, लंघन व रुक्षण का प्रयोग करना है। ठीक है। अवतर्पण के भी आप दो भेद होते हैं। ठीक है। एक आपका सद्य अवतर्पण होता है। ठीक है। तो वो चीज अपन यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है। अवतर्पण के जो भेद है उसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है। तो अवतर्पण के विषय में अपन बात करने से पहले लंघन जो चिकित्सा है उसके भेदों को अपन देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका अवतर्पण के पहले अपन क्या कर लेते हैं, जो आपका संतर्पण है उसके अंतर्गत, सॉरी, हाँ, एक मिनट रुको, सॉरी, ये गलती से दूसरा विंडो खुल गया। यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि लंघन जो चिकित्सा है इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं अपन। ठीक है। तो लंघन चिकित्सा की अगर बात करें तो इसके दो भेद बताए गए। लंघन के जो टाइप्स हैं, फास्टिंग अपन बोलते हैं सीधा भाषा में, तो उसके दो भेद बताए गए। तो संशोधनम संसनम चेति द्विधम तत्र आपिष्य लंघनम। ठीक है। तो जो लंघन चिकित्सा है, इसके दो टाइप है। लंघन चिकित्सा कौन से हैं? तो एक संशोधन चिकित्सा, एक संशमन चिकित्सा है। यदि ये बहिर्दोषानां पंचधा नाम शोधनम च तत् निरूहे वमनम काय सिरो सिरो रेको स्त्रव श्रुति, यानी कि जो औषध या चिकित्सा प्रकोपित वात आदि दोष को बाहर निकालता है वह जो है शोधन चिकित्सा कहलाता है। तो शोधन चिकित्सा किसको बोलेंगे? तो जिसमें जिसमें क्या है? औषधि, जिसमें अपन क्या है औषध चिकित्सा में
वात आदि जो प्रकोपित दोष है उसको बाहर निकाला जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, शोधन चिकित्सा कहते हैं। जो शोधन चिकित्सा होते हैं उसके आपके कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार कौन से हैं, जिसे अपन पंचकर्म के नाम से भी जानते हैं। कौन से हैं? शोधन चिकित्सा के अंतर्गत जो वांगभट ने 5 प्रोसीजर बताए हैं, तो वो है आपका निरूहवस्थि, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण। ठीक है, तो 5 प्रकार के जो आपके शोधन चिकित्सा हैं, उसके नाम को याद रखना। पूछा जा सकता है कि अष्टांग हृदय अनुसार 5 प्रकार के शोधन चिकित्सा कौन से हैं, तो निरोवस्थि, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन तथा रक्त मोक्षण, ये यहाँ पे बताए गए हैं। आचार्य चरक के अनुसार शोधन के 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो जब अपन चरक संहिता पढ़ते हैं तो उन्होंने भी 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है वो अपन देख लेते हैं कि चरक ने क्या है, वमन, विरेचन तथा नस्य, ये वर्ड प्रयोग किया है। ठीक है, बताया तो वही है, वमन विरेचन, बस सिरो विरेचन के स्थान पे जो नस्य वर्ड है वो यूज किया है। इसके अलावा दो अलग बताए हैं, स्थापन तथा अनुवासन वस्ती, तो यही चीज को याद रखना, रक्त मोक्षण का वर्णन नहीं किया है चरक ने, इन्होंने स्थापन तथा अनुवासन वस्ती को शोधन चिकित्सा के 5 प्रकार में वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समन के लक्षण व भेद के विषय में। तो समन चिकित्सा एक्चुअली में है क्या, ठीक है, उसके भेद के विषय में भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, पाचनम, दीपनम, क्षुत, तृण, व्याम, आतप, मारुता, यानी कि जो चिकित्सा प्रकोपित वात आदि दोष को निकाल बाहर नहीं निकालते हैं, उन्हें अपने स्थान से हटा मतलब उन्हें अपने स्थान से हटाता भी नहीं है, और विषम दोषों को सम्यावस्था में ले आता है, वह जो है समन चिकित्सा कहलाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो चिकित्सा प्रकोपित वात आदि दोषों को बाहर नहीं निकालता है, ठीक है, और अपने स्थान से हटाता भी नहीं है, और क्या है वह जो है, और जो है विषम दोषों को सम्यावस्था में ले आता है, वह क्या है, समन चिकित्सा है। समन चिकित्सा के प्रमुख रूप से 7 प्रकार होते हैं। तो समन चिकित्सा के कितने प्रकार बताए गए हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं। कौन से वो 7 प्रकार हैं, तो समन चिकित्सा के 7 प्रकार के अंतर्गत आपका जो आता है वो आपका आता है, पाचन आता है, ठीक है, दीपन आता है, उपवास आता है, प्यास आता है, व्यायाम आता है, आतप आता है और मारुत आता है। ठीक है, तो समन चिकित्सा के 7 प्रकार कौन से हैं, तो पाचन, दीपन, उपवास, व्यायाम, प्यास, व्यायाम, आतप, मारुत। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, यद्यपि समन चिकित्सा लंघन चिकित्सा है, फिर भी वातज एवं वात पित्तज विकारों में वृहण चिकित्सा भी समन चिकित्सा होती है। ठीक है, तो यद्यपि जो समन चिकित्सा है वो क्या है, लंघन चिकित्सा है, फिर भी वातज या वात पित्तज जो विकार होते हैं उसमें वृहण चिकित्सा को ही समन चिकित्सा कहा जाता है, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। फिर बोला गया है वृहण योग्य कौन कौन है जिनमें अपने को वृहण चिकित्सा कराना चाहिए, मतलब ऐसे मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनका शरीर का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो प्रॉपर हो। और वृहणीय द्रव्य कौन से ऐसे औषध का प्रयोग करेंगे जिससे उनके शरीर में ग्रोथ हो। तो जो व्याधि से पीड़ित है, ठीक है, उसमें अपन क्या है, वृहण औषध का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मैथुन, शोक, ठीक है, मैथुन की वजह से या शोक के कारण, ठीक है, भार उठाने के कारण, रास्ता चलने के कारण, या फिर उरह छत के कारण जिसका शरीर जो है क्षीण हो गया है, या फिर जो बहुत ज्यादा मद्य का पान करते हैं, अल्कोहल का पान करते हैं, तो एकदम शरीर जो है ड्राई है, रुक्ष है, दुर्बल व्यक्ति है, ठीक है, वीक व्यक्ति है, तथा वात प्रकृति वाला जो व्यक्ति होते हैं, स्पेशली जो गर्भिणी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जिसे अपन बोलते हैं, प्रसूता जिसे बोलते हैं, प्रसूता मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या बोला जाता है, 45 डेज तक प्रसूता बोला जाता है। ठीक है, जो मदर है उसको, तो प्रसूता हो गया, बालक हो गया, ठीक है, वृद्ध हो गया, और ग्रीष्म ऋतु चर्या में सभी को क्या है, व्रीहण कराना चाहिए। तो व्रीहण के योग्य के अंतर्गत जो व्याधि से पीड़ित है, मैथुन, शोक, भार उठाने से, रास्ता चलने से, पूरा छत छीण से का जो व्यक्ति है, ठीक है, मद्यपान जो करता है, शरीर जो ड्राई हो गए है, रुक्ष शरीर वाले हैं, वात प्रकृति वाले हैं, गर्भिणी है, प्रसूता है, बालक है, वृद्ध है, ठीक है, और विशेष रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनको ग्रीष्म ऋतु में वृहणीय जो औषधि है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये वृहणीय योग्य आपके बताए गए हैं। ठीक है, वृहणीय योग वृहण के योग्य हो गए। फिर ये व्रीहण कराने के लिए अपन कौन से औषध का प्रयोग करेंगे जिससे उनके शरीर में व्रीहण हो, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि अपन मांस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसके अलावा दूध का प्रयोग करेंगे, दूध खिलाने के लिए देंगे, शर्करा का प्रयोग करेंगे, घृत का प्रयोग करेंगे, मधु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसके अलावा स्निग्ध वस्तियों का प्रयोग करेंगे, तो स्निग्ध वस्ती हो गया, निद्रा का प्रयोग करेंगे, सुख दर्शन बताए गए हैं, ठीक है, सुख दर्शैया, इसके अलावा अभ्यंग का प्रयोग करेंगे, स्नान का प्रयोग करेंगे, संतोष हो गया, तथा आनंद, ये सभी क्या है, व्रीहण चिकित्सा कराने मतलब ये सभी जो है व्रीहणी चिकित्सा के प्रकार है, मतलब इनमें अपन
जो है ये सभी जब प्रयोग करेंगे तो क्या है उसके शरीर में वृहण हो जाएगा। तो मांस, दूध, शर्करा, घृत, मधु, स्निग्ध वस्ति, निद्रा, इसके अलावा आपका सुख 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 सुखद संयम हो गया, अभ्यंग हो गया, स्नान हो गया, संतोष हो गया, आनंद हो गया, ये सभी वृहण चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंघन योग्य। तो किन में लंघन कराना है, ठीक है। लंघन मतलब फास्टिंग कराना है। कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें अपने को फास्टिंग थेरेपी वगैरह कराना होता है, लंघन कराना होता है। तो उसके विषय में बताया गया है, प्रमेह का जो रोगी है यानी कि जो डायबिटीज से पीड़ित है, आम दोष प्रकोप से, ठीक है, जिसमें जिसके शरीर में आम दोष बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा स्निग्ध है, ठीक है। इसके अलावा जो ज्वर से, फीवर से पीड़ित है, उरु स्तंभ का रोगी है, ये एक प्रकार का डिसीज है, ठीक है। कुष्ठ है मतलब स्किन डिसीज से जो पीड़ित है। विसर्प मतलब ये भी एक विसर्प जो है स्किन डिसीज के ही टाइप है, उससे पीड़ित है। विद्रधि मतलब एप्सिस से पीड़ित है। प्लीहा रोग से पीड़ित है, ठीक है, स्प्लीन से रिलेटेड जो डिसीज है। शिरो रोग यानी कि आपके सिर प्रदेश से रिलेटेड डिसीज से पीड़ित है, ठीक है। इसके अलावा नेत्र रोग यानी कि आई से रिलेटेड डिसीज से पीड़ित है। बहुत ज्यादा स्थूल है, ठीक है, इसमें क्या है नित्य लंघन कराना चाहिए। तो इन व्यक्तियों में नित्य लंघन कराना चाहिए तथा शिशिर ऋतु में सभी को लंघन कराना चाहिए। तो शिशिर ऋतु में सभी को लंघन कराना चाहिए। तो ये लंघन योग्य हो गया। ये प्रमेह का जो रोगी है, आम दोष का रोगी है, अति स्निग्ध है, ज्वर से पीड़ित है, उरु स्तंभ से पीड़ित है, कुष्ठ है, विसर्प है, विद्रधि है, प्लीहा रोग है, सिरो रोग है, ठीक है, नेत्र रोग है, अति स्थूल है, इनमें क्या है नित्य लंघन कराना चाहिए तथा शिशिर ऋतु में सभी प्रकार का लंघन कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये आपका लंघन योग्य हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सम्यक व्रीहण और सम्यक लंघन के लक्षण। अपन लोगों ने किसी पेशेंट को अव्रीहणी औषधि दे दिया या सम्यक लंघन औषधि दे दिया, तो उसके शरीर में क्या सिम्टम दिखाई देंगे या क्या ऐसे कैरेक्टर दिखाई देंगे, तब अपन बोलेंगे कि उनका सम्यक व्रीहण हो गया या सम्यक लंघन हो गया, ठीक है, कि प्रोसीजर प्रॉपर हुआ है। तो शरीर में जब बल, पुष्टि, ठीक है, इनकी वृद्धि होने लगे, तो शरीर का जो बल है वो बढ़ रहा है, ठीक है, शरीर की पुष्टि हो रही है, बढ़ रही है। तथा व्रीहण साध्य जो रोग होते हैं वो क्या है नष्ट हो जाने पर सम्यक व्रीहण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो व्रीहण साध्य जो रोग है वो जब नष्ट हो जाता है तो क्या है सम्यक व्रीहण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो शरीर में जब बल बढ़ जाता है, ठीक है, शरीर की पुष्टि हो जाती है, व्रीहण साध्य जो रोग होते हैं, ठीक है, वो आपके नष्ट हो जाते हैं, तो सम्यक व्रीहण के लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि सम्यक लंघन जब होता है, ठीक है, तब उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा, तो इंद्रियां जो होंगे, जो जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन होंगे, वो क्या होंगे आपके निर्मल हो जाएंगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको। इसके अलावा मलों का सम्यक रूप से प्रवृत्ति हो जाना, ठीक है, मतलब जो भी आपके मल रहेंगे शरीर में, वो क्या है प्रॉपर शरीर से बाहर निकल जाएगा। शरीर में हल्कापन होना यानी कि हल्का सा लाइट फील होगा शरीर में। भोजन में रुचि आएगा यानी कि खाने की इच्छा का लगना। भूख प्यास का एक साथ लगना, तो भूख भी और प्यास भी एक साथ लगेगा। उद्गार एवं कंठ का शुद्ध हो जाना, तो जो आपका उद्गार है यानी कि जो डकार वगैरह है या कंठ है वो शुद्ध हो जाएगा। और व्याधि की तीव्रता में कमी आना, ठीक है, तो जो व्याधि है उसकी तीव्रता में कमी आना। उत्साह जो होता है उसमें वृद्धि होना। और तंद्रा का नष्ट हो जाना, ये क्या है सम्यक लंघन के लक्षण है। तो ये सभी क्या है आपके सम्यक लंघन के लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस सम्यक लंघन के लक्षण के अंतर्गत ये यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है करके। ओके। नाउ नेक्स्ट अपन यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं बता देता हूँ। इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा 14ASL, ठीक है। इससे ये पीडीएफ जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो अति हानि क्या है तथा उपद्रव अगर उत्पन्न हो गए यानी कि कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो गए, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट अपने को अप्लाई करना चाहिए वो अपन देखते हैं। मतलब बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को क्या है अपन गृहिणी औषधि दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होगा और क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट करना है। तो व्रीहण कारक जो द्रव्य है उसका अगर अधिक मात्रा में सेवन करा दिया जाए तो क्या है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा यानी कि अति स्थौल्य की उत्पत्ति होगी। तथा उसे अपची रोग, ठीक है, डायबिटीज यानी कि प्रमेह, फीवर यानी कि ज्वर, उदर रोग, ठीक है, abdomen से रिलेटेड डिसीज, भगंदर, ठीक है, इसके अलावा जो कास है, संन्यास यानी कि कोमा, ठीक है, मूत्रकृच्छ, इसके अलावा आमवात और कुष्ठ स्किन से रिलेटेड डिसीज, ये सभी जो कॉम्प्लिकेशन है वो उत्पन्न होने हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में ऐसी अवस्था में अपने को कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो वात कफ को नष्ट करें इस प्रकार के जो औषध है उसका प्रयोग करना है। तो वात कफ नाशक चिकित्सा करना है। मेद धातु नाशक जो चिकित्सा है, क्योंकि मेद बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उसको नष्ट करने वाली चिकित्सा करना है। औषध एवं आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वात कफ नाशक तथा मेद नाशक, मेद धातु नाशक जो औषध आहार विहार है उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अपन जो भोजन है उसमें कौन से प्रकार का भोजन प्रयोग करेंगे, तो जो कुल्थी है, ठीक है,
ज्वा जवा इसके अलावा आपका ज्वार है, ठीक है, यौ है, मूंग का दाल है, मधु मिश्री है, ठीक है। इनको गुनगुना जल में तथा दही का पानी, तक्र, इसके अलावा अरिष्ट का सेवन कराना चाहिए। तो ये कुल्थी, इसके अलावा आपका यौ, मूंग दाल, मधु मिश्री, ठीक है, गुनगुना जल, दही का पानी, तक्र, अरिष्ट, इनका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा क्या है, त्रिफला का प्रयोग करना है, गिलोय का प्रयोग करना है, हरण हो गया, मुस्ता का चूर्ण हो गया, इसको शहद के साथ में सेवन कराना चाहिए। तो हरण, मुस्ता, इनको शहद के साथ में सेवन कराना चाहिए। या फिर बृहद पंचमूल जो गुग्गुल है, ठीक है, तो बृहद पंचमूल गुग्गुल तथा शिलाजीत को अग्निमंद स्वरस, सॉरी, अग्निमंद स्वरस के साथ में सेवन कराना चाहिए। ठीक, सॉरी, अग्निमांद्य, अग्निमंथ है, ठीक है, ये तो सुधार लेना, अग्निमंथ जो स्वरस है, अग्निमंथ का जो स्वरस होता है उसके साथ में सेवन कराना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका बताया गया है कि बृहद पंचमूल गुगलू शिलाजत शिलाजतु को अग्निमंथ स्वरस के साथ में सेवन कराना है। फिर अति लंघन से क्या क्या हानियां उत्पन्न होती हैं। अब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा लंघन करा दिए, ठीक है, तो उससे क्या क्या उसको हानियां होंगी, या फिर कौन से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होंगे और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो यहाँ पे बताएंगे। तो अति लंघन कराने की वजह से क्या होगा, अति लंघन कारक द्रव्य का अधिक मात्रा में सेवन कराने से अतिकृश हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा पतला दुबला हो जाएगा, तो अतिकृश हो जाएगा। भ्रम की उत्पत्ति होगी, ठीक है, कास मतलब कफिंग आएगा, हिक्का मतलब हिचकी आएगा, बहुत ज्यादा प्यास बढ़ जाएगा, तृष्णा अधिक होगा, अरुचि, ठीक है, भोजन खाने की इच्छा न होना, शरीर में क्या है, स्नेहांश जो है वो कम हो जाएगा, जठराग्नि की वृद्धि होगी, निद्रा, ठीक है, इसके अलावा श्रवण शक्ति नष्ट हो जाएगी, सॉरी, श्रवण शक्ति, ठीक है, इसके अलावा शुक्र और ओज, ठीक है, भूख, स्वरस, ये सभी नष्ट हो जाएंगे। तो मतलब वही है, श्रवण शक्ति हो गया, शुक्र हो गया, ओज हो गया, भूख हो गया और स्वर, ये क्या है, नष्ट हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गया है ना, तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि लंघन करा है। ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, तो इसमें अपने को बताया गया है कि वस्ती हृदय, सिर, जंघा, कटी तथा पार्श्व में वेदना होगा। तो इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होगा, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि वस्ती यानी कि ब्लैडर, हृदय मतलब हार्ट, सिर, ठीक है, जंघा, कटी प्रदेश और पार्श्व में यहाँ पे पेन होगा। साथ ही साथ ज्वर, प्रलाप, ठीक है, ग्लानि आदि जो है पीड़ा होगी। पुरुष तथा मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो पुरुष और मूत्र का अवरोध हो जाएगा। ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी अवस्था में क्या है, व्रीहणकारी, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में व्रीहणकारी जो अन्नपान है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में व्रीहणकारी अन्नपान का प्रयोग करना है तथा भेषज का सेवन कराते हैं, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में व्रीहणकारी अन्नपान तथा भेषज का सेवन कराते हैं। तथा चिंता न करने से, प्रसन्न रहने से, वृहण अन्नपान का सेवन करने से कृष व्यक्ति भी सुअर के समान मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि अगर आप चिंता नहीं करते हो, ठीक है, अच्छे से अन्नपान करते हो और गृहिणी औषध का सेवन करते हो, तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी उपमा दी गई है कि सुअर के समान मोटा हो जाता है, ऐसा करके। ठीक है, फिर उस स्थौल्य की उपेक्षा कृष श्रेष्ठ होता है। तो इसके विषय में बताएगा, मतलब जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसके अपेक्षा अपन जो पतले व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे यहाँ पे रीजन बताया गया है कि काश्यर में वरम स्थौल्यम न हितम स्थूलस्य भेषजम, यानी कि अति स्थूलता से कृष जो व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ होता है, यानी कि पतला दुबला व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जो स्थूल होता है यानी कि मोटा होता है, उसमें क्या है, उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, चिकित्सा नहीं कर सकता वह, क्योंकि क्या है, अति स्थूल्य है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, गृहिणी औषध का सेवन किए हैं। ठीक है, तो उसमें अपन क्या है, लंघन, मतलब ये बोल सकते हैं अति स्थूलता में व्रीहणीय अपन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन क्या है, लंघन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर व्रीहण कराएंगे तो क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगा और वायु शांत हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, मेद धातु भी बढ़ जाएगा। जबकि अपन उसमें क्या है, लंघन कराएंगे पर क्या होगा, जो मेद धातु है उसका क्षय हो जाएगा, किंतु क्या है, अग्नि और वायु बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से अपन उसमें क्या है, उसको जो है, अतः ऐसी स्थिति में जो स्थूल जो होते हैं, जो ओबेस होते हैं, जिन कारणों से वो उत्पन्न हुए हैं उन कारणों से सर्वदा विपरीत कारण वाले जो आहार विहार है उससे, उसका सेवन से ही दूर होती है। ठीक है, तो मतलब उसके विपरीत जिन कारणों से वो स्थूल हुआ है उनके अपोजिट आहार विहार का अगर सेवन करेगा तभी वो क्या है, आपका कृष होगा। ठीक है, जो मोटा है वो, यदि स्थूल और कृष व्यक्ति में एक ही रोग उत्पन्न हो जाए तो कृष व्यक्ति जो होता है उसमें सुख साध्य होता है, यानी कि आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जबकि ओबेस होता है, ठीक है, उसमें कृच्छ साध्य होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर सर्वोत्तम वृहणीय द्रव्य के विषय में बताया गया है, तो ये चीज को याद रखना कि वृहण कारक द्रव्य में जो मांस होता है, ठीक है, उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और इसमें भी मांस खाने वाले जो प्राणी होते हैं
उसका जो मांस होता है, ठीक है, जो मांस खाते हैं उन प्राणियों का मांस, ठीक है। इसके अलावा मांस ना खाने वाले जो प्राणी है उसके मांस की उपेक्षा अधिक व्रीहणी कारक होते हैं। मतलब जो प्राणी मांस खाते हैं उनका अगर आप मांस खा रहे हो तो वो अधिक व्रीहण कारक होगा, ठीक है, जो मांस नहीं खाते हैं ऐसे प्राणियों के मांस से। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है, ठीक है। 14 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।